हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, अपना चैप्टर चल रहा था स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। इसमें मैंने मुख्य बातें आपको बताई। स्त्री शिक्षा का क्या महत्व है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ही समझदार लोग हैं, वे अगर स्त्री शिक्षा की खिलाफत करें तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास किया। अच्छा, वो लोग जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को बताते हैं, दकियानुसी सोच वाले लोग, वो स्त्रियों को न पढ़ाने के पीछे तर्क देते हैं। सही मायने में उन तर्कों को आप कुतर्क कह सकते हो। वो कुतर्क है, तर्क नहीं है। क्योंकि अच्छे काम में यदि कहीं बाधा बनकर के कोई आदमी प्रकट होता है, आता है, तो उसके लिए कोई बात कहता है तो फिर वो तर्क नहीं कहलाते, वो कहलाते कुतर्क। तो यहाँ स्त्रियों को न पढ़ाना चाहिए, इसके पक्ष में कुछ विद्वानों ने अपनी बातें कही, क्या क्या कारण थे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन सब बातों का खंडन किया, सारी बातें बताई। आखिर में एक बात जरूर कही कि चलो हम मान लेते हैं, यद्यपि तर्क देकर के उनकी कुतर्कों को बहुत अच्छी तरह काटने का प्रयास किया, फिर भी यदि सारे तर्क आप नहीं मानने को तैयार हैं, आप कहते हो कि नहीं साहब, हम तो आपने कहा कि पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए, अपने कुतर्क देके हमने हमारी बात को काट दिया। अंत में लेखक ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि चलिए मान लीजिए कि पुराने जमाने में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, लेकिन उस बात को वर्तमान में क्यों लागू करते हो। वर्तमान में तो पढ़ाइए। अगर समाज का समुचित उत्थान चाहते हैं तो स्त्रियों को पढ़ाना ही पड़ेगा। एक पथ से गाड़ी चलाने से अपना समाज की रूपी गाड़ी सही ढर्रे पर नहीं चल सकती, समाज का विकास नहीं हो सकता। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में बहुत महती आवश्यकता है कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए। अगर इसके पीछे कोई भी तर्क देते हैं तो वो पागलपन होगा, वो कुतर्क होगा, उसे किसी भी स्थिति में हम स्वीकार नहीं कर सकते। आइए, जहां से मैंने समाप्त किया था उससे आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं, मैं पृष्ठ संख्या 56 से आपको बताने जा रहा हूं। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उसी विद्या और शिक्षा का परिणाम है। अब आप मानते हो कि स्त्रियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं या उनके द्वारा कोई गलती होती है तो वो पढ़ाने का परिणाम था, उनको शिक्षा दी, उसका दुष्परिणाम है कि ये काम हुआ। तो आप तय मान लीजिए कि पुरुषों का किया हुआ भी अनर्थ ही माना जाएगा, उसको भी आज सही नहीं मान सकते। जैसे बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम है तो सारे कॉलेज, सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान होकर के यदि ये कुकर्म करता है, हत्या करता है, डाके डालता है, चोरियां करता है, नर हत्या करता है, तो क्या फायदा है इस स्कूल और कॉलेज का? कोई फायदा नहीं है। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यतीतों और ग्रहग्रस्तों, ये मैंने बताई थी पंक्ति आपको। लेकिन जो विक्षिप्त पागल लोग है, ग्रहग्रस्त है, किसी को कह रहा है शनि की दशा चल रही, कोई राहु की मानता है, कोई केतु की मानता है, इन चीजों से ग्रस्त लोग हैं या अपनी बात से पीड़ित हैं, ये लोग ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। तो इनके अलावा ये लोग ही ऐसी दलील देंगे कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। बाकी समझदार व्यक्ति ऐसी दलीलें नहीं दे सकता। शकुंतला ने दुष्यंत को कटुवाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह ये कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। शकुंतला जब पहुंची उनकी राजधानी दुष्यंत के पास, और दुष्यंत तो खैर वो श्राप मिला था, वो स्मृति से निकल गया कि शकुंतला उसकी पत्नी थी, लेकिन शकुंतला इस बात से अनभिज्ञ थी कि उनको श्राप मिल गया है, श्राप के कारण से उनको याद नहीं है, मेरी स्मृति नहीं है शकुंतला को। तो क्या फिर वो ये कहती कि धन्यवाद महाशय, आपने मेरे से विवाह किया और अब आप मुकर गए? कम से कम इतनी बात तो वो कह सकती थी। अब उस इतनी सी बात कि आपने मेरे से विवाह किया और उसके बाद आप उस विवाह को भूल गए, तो ये कहना कौन सा गलत है? अब इस बात को लेकर के भी एक बड़ा बवाल मचा दिया कि स्त्री पढ़ी लिखी थी, शकुंतला थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान रखती थी, उसको विवेक था, इस कारण से उसने अपने पति को ऐसे कटुवाक्य कह दिए। ये कोई लाजमी नहीं है, कोई उचित नहीं है। अपने साथ हो रहे अत्याचार का थोड़ा सा भी प्रतिकार करना ये कोई गलत नहीं है।
अगर उसका प्रतिकार किया जाना तो वो एक अच्छी बात है, उसको हम स्त्री शिक्षा से जोड़कर देखें, ये हमारी मूर्खता है। क्या वह ये कहती कि ये आ गया, इसके बाद कहते हैं नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है। क्या उसको ये कहना चाहिए था कि महाशय आपने बहुत अच्छा किया, पतिदेव आपने मेरे से गंधर्व विवाह किया, आप मुकर गए, ये आप न्याय की मूर्ति हैं? कभी नहीं कहा जा सकता ऐसा। अब आप लोग जो स्त्री शिक्षा की विपक्षी लोग हैं वो तो यही अपेक्षा करते हैं कि शकुंतला के द्वारा दुष्यंत को ऐसे वाक्य कहे जाने चाहिए थे कि आर्यपुत्र धन्यवाद, आपने मेरे से विवाह किया, आप मुकर गए, मैं आपको साधुवाद देती हूँ। ये संभव नहीं है। क्या वह ये कहती, इसके बाद कह रहे हैं पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हुए मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। अपनी पत्नी पे इस प्रकार का अत्याचार करने वाले और फिर वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा संभव है या ऐसा ही होना चाहिए, ये मनुष्य स्वभाव के अनुकूल नहीं है, ऐसा गलत है। आगे चलते हैं, उनको मनुष्य जीवन का या मनुष्य के व्यवहार का नॉलेज ही नहीं। आप कैसे अपेक्षा करते हैं पत्नी के साथ अत्याचार करके और ये अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा हो, तो गलत है। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है वो भी सुनिए। सीता का त्याग कर दिया श्री राम में अयोध्या लौटने के बाद, तो परित्यक्त ऐसे शब्दों का परित्याग कर देना, परित्यक्त यानी त्यागा गया, जिसका त्याग कर दिया गया है, त्यागा गया, ऐसा इसको कहते हैं परित्यक्त। सीता का त्याग कर दिया। सीता ने क्या कहा, लक्ष्मण जरा उस राम से कह देना, उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, उस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद, झूठी बात। मिथ्यावाद किसे कहते हैं, असत्यवाद, झूठी। असत्यवाद कि आपने जरा सी असत्य बात के लिए, और लोगों आपने तो मेरी, जब रावण से आप लेकर के आए मुझे लंका से, उस समय आपने मेरी अग्नि परीक्षा ली। इसके बाद में अयोध्या लौटने पर लोगों द्वारा जब कुछ अनर्गल कहा गया तो आपने लोगों की बात को माना और मेरा परित्याग कर दिया। देखो संबोधन क्या दिया उसने, राजा। केवल राजा संबोधन करके ही उसने सही मायने में राम की आंखें खोल दी। आगे कह रहे हैं, तो मिथ्यावाद सुनकर ही मुझे छोड़ दिया, क्या ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या ये तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देती है? तुम इतने पुरुषोत्तम कहलाते हो, इतने महान श्रेष्ठ राजा हो, क्या तुम्हारे अनुकूल है? सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? अगर सही मायने में राजा शब्द कहने मात्र से, राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा, यह उक्ति नहीं किसी गंवार स्त्री की थी, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की थी। इतनी बड़ी प्रकांड विदुषी, मनवादी ऋषियों का ज्ञान रखने वाली, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली उस महान स्त्री सीता के वाक्य थे। राम शब्द कहकर के ही उसने सब कुछ कह डाला। तो सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेय मृत्यु अग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अब रामचंद्र पर यह क्रोध प्रकट किया वाल्मीकि ने कि आपने सीता का कोई अपराध नहीं था, उसके बाद उसका त्याग किया, अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा उपयुक्त या स्वाभाविक। इस प्रकार से यदि कोई अनाचार करे, दुराचार करे, आप मुंह से कटु वचन नहीं कहा उसने, केवल राजा संबोधन करके राम को जो बात कही, अगर वास्तव में मनुष्य है तो उस बात को बहुत ही गहराई से वो समझेगा कि राजा शब्द कहने मात्र से राम की खिलाफत हो गई या राम के प्रति उसने अपनी बात कही। अब उस बात को आजकल के प्रकांड विद्वान अपने आप में माने जाने वाले लोग उसको एक बहुत बड़ा बाउंडर बनाते हैं तो अलग बात है, लेकिन इतना हक और इतना अधिकार स्वाभाविक है कि वो अपने प्रति हो रहे अत्याचार के विषय में कुछ बोल सके। ये स्त्रियों को भी ये छूट होनी चाहिए। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है गंवारपन का, न अकुलीनता का।
कि वो अकुलीन स्त्री है, ऐसा भी नहीं है। ना पढ़ने का परिणाम है, ना अकुलीनता का परिणाम है, ऐसा कहा जाना अनुपयुक्त है, किसी प्रकार उचित। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने में ऐसी कोई बात नहीं होती जिससे अनर्थ हो सके। यह हमारी सोच का परिणाम है। पढ़ने लिखने से अनर्थ होता तो पुरुषों को सबसे ज्यादा श्रेय उस अनर्थ का दिया जाना चाहिए था। आगे बढ़िए आप। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है, अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। तो केवल स्त्रियों को लक्ष्य करना यह बिल्कुल गलत है। पढ़ने लिखने से यदि अहित होता है, बुरा होता है, तो पुरुषों से भी हो सकता है। अपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण होता है। तो पापाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, इनसे अनर्थ होता है या दुराचार। आपका आचरण, आप कैसा आचरण करते हैं, आपके मन में कैसे भाव हैं, मन में धर्म के प्रति आपके भाव है, पाप के प्रति भाव है, आपका आचरण ही सब कुछ निर्धारित करता है। और व्यक्ति पापाचार के कारण होते हैं, और वे ही व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। पढ़ने लिखने से क्या हो गया, यदि पढ़ा लिखा इंसान होकर के भी आचरण उसका पापमय है, यदि उसका आचरण दुराचरण से ग्रस्त या दुराचार से ग्रस्त है, तो फिर क्या फायदा उस पढ़ने लिखने का। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, स्त्रियों को न पढ़ाना ये गलत है। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत या मुमानियत कह सकते हो, आजादी को मुमानियत, स्वतंत्रता कह सकते हो आप, जिनको या रोक या मनाई ये भी कह सकते हो आप, जिनको पढ़ने की मुमानियत आप कह सकते हो, रोक या मनाही, कि जिनको पढ़ने की मनाही थी या उनको आज्ञा नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, तो कह रहे हैं या तो इतिहास से अनभिज्ञता नहीं रखते। अभिज्ञता, देखो आप ध्यान रखें शब्दों पर, एक शब्द होता है अभिज्ञ और इसका अपोजिट होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और ये होता है अनजान या अज्ञानी भी कह सकते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है वो अभिज्ञ। तो जो लोग कहते हैं पुराने जमाने में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसे लोगों को वास्तव में जानकारी नहीं है, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं, या फिर ऐसे लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ही खराब है, वो जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं कि उनकी मानसिकता में स्त्रियां अगर ज्यादा पढ़ जाएं तो कहीं समाज में वो पुरुषों से आगे निकल जाए और पुरुषों का अहित कर बैठे। सीधी सी बात कहना चाहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं वो येन केन प्रकार केवल अपना स्वार्थ साधन करना चाहते हैं। स्त्रियों के पढ़ने लिखने से उनके व्यक्तित्व या उनकी गरिमा को कहीं चोट न लग जाए, इस कारण से वो स्त्रियों को पढ़ने की बात से मना करते हैं। तो समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय, जो स्त्रियों को पढ़ाना पाप समझते हैं या अनर्थकारी समझते हैं, ऐसे व्यक्ति दंड के पात्र हैं, उनको दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार करना है। ये देखो आप, उपकार का अर्थ होता है भलाई और इसका ऑपोजिट है अपकार, बुराई। अपकार बुरा करना, यानी जो स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग हैं, स्त्रियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं है, ऐसे लोग आप मान के चलिए वो समाज का भी अहित करते हैं और समाज की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति दंडनीय अपराधी हैं। तो अपकार अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। ऐसे व्यक्तियों को रोकने का प्रयास करें जो स्त्री शिक्षा का विरोध कुतर्कों से करते हैं। आप सटीक तर्क दीजिए, ऐसा तर्क दीजिए जिसमें अगर आप कहते हो कि स्त्री को नहीं पढ़ाना लेकिन उससे फिर भी समाज का हित हो, तो फिर भी आपकी बात तर्क के अनुकूल हो सकती है। लेकिन तर्क आपके पास है नहीं, स्त्रियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए ऐसे कुतर्क देते हैं, उसे समाज का बुरा होगा। कैसे बुरा होगा आप समझाइए। समाज का निर्माण कैसे हुआ? स्त्री पुरुष के साथ चलने से, उनके साथ उत्थान करने से। केवल एक पुरुष जाति का उत्थान होता रहे, स्त्रियां पिछड़ती रहे, कभी समाज उन्नत नहीं बन सकता। इस बात को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है शिक्षा।
उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश है। मानी शिक्षा शब्द ही क्या कहता है, सीखने योग्य जो चीजें हैं वो सारी शिक्षा के अंतर्गत आती है। सीखने योग्य जो भी बातें हैं वो सारी शिक्षा है। तो कहते हैं, तो ऐसे लोग दंडनीय। इसके बाद में कह रहे हैं शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश होता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। शिक्षा का एक अंश है पढ़ना लिखना। देखो नैतिकता तो ये कहती है शिक्षा अर्जित की, आप कॉलेज गए, स्कूल गए, क्या वही शिक्षा का एक दायरा है? शायद नहीं। शिक्षा व्यक्ति के बहुमुखी उत्थान के प्रति हमें जागरूक करती है। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, जातिगत, समाजगत समस्त प्रकार से उत्थान हो, ये शिक्षा हमें कहती है। उसे आचरण करने का, बोलने का, चलने का और उसके व्यक्तित्व में निखार लाने का सारा काम शिक्षा करती है। अगर शिक्षा से रहित कोई मनुष्य तो वो पशु है। तो कल्पना कीजिए कि पुरुष पढ़े लिखे हों, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर लें, तो यानी उनका जीवन हम पशु के समान बनाना चाहते हैं। और क्या उसी को समाज में एक अंग मान करके हम स्वीकार भी कर रहे हैं, तो क्या पशु व्यक्तित्व वाले उस समाज के अंग के साथ हम अपना तालमेल बिठा पाएंगे? यानी यदि स्त्री शिक्षा या स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होगी तो किस प्रकार से समाज के उत्थान। एक माँ होती है, जन्म देती है बच्चे को, बच्चा बड़ा होता है, जो उसकी बाल्यावस्था की शिक्षा उसको प्राप्त होती है, उसको बोलने की, चलने की, वो सारी शिक्षा माता के द्वारा मिलती है। वो चाहे आगे चल कर के वो बच्चा पुरुष बनता है, लेकिन उसके संस्कारों की जड़ें जो है, वो नींव जो है, वो माँ से गिरती है। अगर माँ शिक्षित नहीं है तो हम कैसे अपेक्षा करें कि वो बच्चा कुशल होगा, शिक्षित होगा, या फिर उसका जीवन गरिमामय बन सकता है। इसलिए स्त्री को पढ़ाना चाहिए, हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। मान लीजिए फिर भी हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं खामियां हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते और हर अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना ही अनर्थकारी है, तो ऐसे लोगों को प्रति हमें सावचेत होना चाहिए। तो और किसी प्रकार से शिक्षा में भी संशोधन कर देना चाहिए। यदि कहीं शिक्षा में ऐसा नाम है कि स्त्रियों को पढ़ाना गलत है, पाप है, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली का हमें संशोधन करना चाहिए। एक नई टेक्निक, नई तकनीक हमें लानी चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ स्त्रियों को पुरुषों से श्रेष्ठ शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि वास्तव में प्रारंभिक शिक्षा का जो काल होता है, समय होता है, वो स्त्रियों के द्वारा ही बच्चों को दिया जाता है। तो स्त्रियों को पढ़ाना बहुत ज्यादा उचित है, सही है। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी है? अच्छा सुनो, आगे कह रहे हैं खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। आपकी प्रणाली गलत हो सकती है, आपकी सोच धकियानुसी हो सकती है, आप अंधविश्वास से ग्रस्त हो सकते हैं, लिहाजा आप ऐसी बात करते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो बदल लीजिए उस सोच को। अगर ऐसी परिपाटी, क्योंकि हमें किसी भी गलत चीज का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में ऐसी बातें रही होगी, द्विवेदी से साफ कहते हैं कि प्राचीन समय में चाल नहीं होगी स्त्रियों को पढ़ाने की, लेकिन वर्तमान में तो आप कम से कम ऐसा मत करिए। उस परिपाटी को बदल लीजिए। यदि परिपाटी संचालित है तो उसको हटा दीजिए और पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा कौन सी बड़ी अच्छी। अब आप कहते हो लड़कों को पढ़ाना उचित है, लेकिन लड़कियों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। आप हमें बताइए, यदि उस पढ़ने लिखने के बाद चोरी करना, डाके डालना, लूट मार करना, नर हत्या करना, यही सब कुछ वो सीखते हैं, तो कौन सी शिक्षा प्रणाली अच्छी है? तो बंद कीजिए फिर ये सारे कॉलेज और स्कूल। केवल लड़कों की ही शिक्षा में ऐसा क्या है कि जिसके प्रति आप इतने उन्मुख हैं कि उनको पढ़ाना चाहिए? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए? तो फिर तो यही कह दीजिए शिक्षा बुरी है। इस बात को स्वीकार करने वाले लोग ये मान लें कि अगर बुरी है तो फिर कॉलेज और स्कूल सारे बंद कर दो। क्या आवश्यकता है फिर लड़कों को पढ़ाने की? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। हम मानते हैं, इस बात को लेकर स्वीकार करते हैं कि आप शिक्षा प्रणाली में संशोधन कर लो, आप यहां कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा प्रणाली में संशोधन कैसे कर लें कि यदि आपको लगता है कि स्त्रियों को शिक्षा देने का तरीका ये होना चाहिए या उनके लिए इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन ये कृपा करके ये मत कहिए कि उनको पढ़ाना पाप है, अनर्थकारी। तो साफ कहते हैं खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, ये सब कुछ लाजमी है, ये सब कुछ कीजिए।
किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, कहां पर दी जानी चाहिए, घर में या स्कूल में, ये सारी बातें भी ठीक है। चलो कुछ मर्यादाएं आप स्त्री के लिए मापदंड गढ़ते हैं, खैर वो सही तो नहीं है। वो स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन है कि जैसे बच्चे तो कहते हैं साहब कॉलेज में पढ़ने जाएं, स्कूल में पढ़ने जाएं, उनको तो वो आजादी है, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन आप ये कहते हो कि लड़कियों का कॉलेज जाना, स्कूल जाना या कहीं बाहर जाकर के पढ़ना ये गलत है, तो ये स्वतंत्रता तो नहीं है स्त्रियों की, लड़कियों के प्रति ये भेदभाव है। चलो इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं कुछ हद तक, कि आप ये कर लीजिए तय कि स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का एक दृष्टिकोण अलग होगा, उनको अलग तरह से शिक्षा दी जाएगी, वो भी मानने को तैयार है। वो भी हम कृपा करके ये मत कहिए कि स्त्रियों को शिक्षा दी ही नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उनकी प्रणाली में संशोधन कीजिए, उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह कहां शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी कर लीजिए आप। कितना पढ़ाना चाहिए, कहां पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, स्थान कौन सा हो, किस प्रकार की शिक्षक हो, क्या शिक्षा उनकी हो, वो सब ठीक है। लेकिन ये मत कहिए कि उनको निरक्षर रखा जाए, उनको नहीं पढ़ाया जाए, ये नहीं चलने वाला, ये गलत है। तो घर में पढ़ाएं या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवेशो कीजिए, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं। पर परमेश्वर के लिए यह मत कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में दोष है। ये वाक्य आप ये इस वाक्य को अपनी डिक्शनरी से हटा दो कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है, इस वाक्य को अपने जहन से हटा दीजिए। पढ़ने लिखने में कोई दोष नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखें। अगर होता है तो सबसे पहले पुरुषों के लिए लागू कर दीजिए, आपको बंद कर दिए उनका पढ़ना। क्या कर सकते हैं? तो द्विवेदी जी मानते हैं कि कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि पुरुषों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। तो जब उस शिक्षा में कोई दोष नहीं है, ज्ञान अर्जन करने में कोई दोष नहीं, तो स्त्रियों के लिए बात क्यों लागू की जाए, ये बिल्कुल गलत है। तो परमेश्वर के लिए मत कहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, अनर्थकर, बुरा करने वाला या अनर्थकारी। कभी नहीं हो सकता, पढ़ना लिखना या शिक्षा बुरा करने वाली नहीं हो सकती, अनर्थकारी नहीं हो सकती। यह अनर्थकर है, यह अभिमान का उत्पादक। और पढ़ने लिखने में दोष है, यदि आप ये कोई बात कहते हो पढ़ने लिखने में दोष है, तो ये अनर्थकारी है, ये गलत है, अभिमान का उत्पादक है। ये तो केवल अभिमान पैदा करने वाली बात है। पुरुषों को पढ़ाना, स्त्रियों को वंचित करना, यह गृह सुख का नाश करने का कारण है। ये अगर आपकी मानसिकता ऐसी है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए तो गृह सुख का नाश करने वाला है, ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, मिथ्या, झूठ, बिल्कुल झूठ है। अगर आप पढ़ने लिखने को गलत मानते हो तो ये मिथ्या है, असत्य है, गलत है। और अगर फिर भी आप मानते हो तो सबसे पहले पुरुषों की को शिक्षा से वंचित कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कृपा करके स्त्रियों को न पढ़ाने की बात जीवन में कभी मत करिए, क्योंकि स्त्री जो है समाज का एक, जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं वैसे स्त्री भी समाज का एक पहिया है, उसको न पढ़ाने की बात करना किसी तरह लाजमी नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर आज पूरा हुआ। इसमें आपको समस्त शब्दार्थ करने हैं, लेखक का परिचय आपने कर लिया होगा। इसके बाद में इसमें अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न दिए हैं, ये सभी प्रश्न आपको करने हैं। जो 13वां प्रश्न है उसमें क और ख 2 भाग दिए हैं, उन सभी की सप्रसंग व्याख्या आपको दोनों की बहुत अच्छी तरह करनी है। सुपाठ्य, सुंदर और अच्छी हैंडराइटिंग में आपको ये कार्य करना है। एक बार आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।